नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय रेडियो के माध्यम से आपके दिलों में जगह बनाने वाले, वर्षों तक अपनी आवाज़ से आपको अपना दीवाना बनाने वाले, हरियाणा के जनमानस को, हरियाणा के लोक कवियों को, हरियाणा के लोक गीतों को अपने जीवन की राह बनाने वाले रामफल जी। राम राम रामफल जी, कैसे हैं आप? राम राम जी और कार्यक्रम के सभी दर्शकों को, बहन भाइयों को मेरी राम राम। हम आज बात करने बैठे हैं शहीद कवि फौजी मेहर सिंह जी के बारे में जी। तो उनके जीवन में तो गोते लगाएंगे ही, लेकिन मैं उससे पहले हमारे दर्शकों की एक जिज्ञासा का समाधान करवाना चाह रहा था जी कि बहुत सारे साथी तो ये पूछ रहे थे क्या ये वही रामफल भाई हैं जो रेडियो पे आते थे, और बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि आपके साथ कोई कांसी भाई आते थे, बंसी भाई, वो कौन थे? मुंशी भाई वो कौन थे? तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कौन से रामफल हैं? बाजे भगत जी का कार्यक्रम हम दोनों ने बैठ के और उनके जीवन परिचय के बारे में बात की थी जी। और फिर मुझे पता नहीं था कमेंट्स कैसे पढ़े जाते हैं, आपसे ही पूछ के देखा तो बहुत हृदय तल से आभार उन लोगों का जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। सबसे अच्छी बात है कि अच्छी बात सुननी है लोग हैं, उत्साहवर्धन होता है उससे कि भाई हाँ हमने ठीक काम करा क्यों। धर्मेंद्र जी, बात ये है कि रामफल भाई दिल्ली में कार्यरत रहे बहुत लंबे समय से। अच्छा। शायद सन 1978 से लेके और 1983 तक वहाँ रहे वो। और वो उनके साथ में थे बलबीर सिंह सहरावत। अच्छा। और अपने सतपाल पहलवान जी के बिल्कुल पड़ोसी, तो वो मुंशी भाई बनते थे। अच्छा। और लाडो बहन थी वो निर्मला जोशी थी। अच्छा। वो स्टॉक करेक्टर बोलते हैं उनको देहाती भाषा में। तो वो तीनों की जो है ना, और भी बहुत सारे थे, गोसाई जी थे, पटवारी जी थे, लेकिन रामफल जी और मुंशी भाई और लाडो बहन तीनों की जो जोड़ी थी, बहुत पूरे उत्तरी भारत में एक तरह से उनका एक रुतबा था और बहुत अच्छे कार्यक्रम पेश करते थे। मेरा संयोग ये रहा कि उस साल जब ये रेडियो स्टेशन बना आकाशवाणी रोहतक 1976 में शुरू हुआ, तो मेरा एडमिशन हुआ था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में उसी साल। अच्छा। और मैं डिग्री करने के बाद देखिए 1983 में यहाँ मैं आया सहायक संपादक के तौर पे। अच्छा। और मैंने 8 मार्च 1983 को ये आकाशवाणी रोहतक में वो भर्ती हुआ मैं। लेकिन वो 1 मार्च 1983 को शायद रामफल भाई यहाँ पे ट्रांसफर हो गया आगे रोहतक में। तो क्योंकि रामफल भाई वो पुराने थे और एक स्टॉक करेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम था, तो केंद्र निदेशक महोदय जिन्होंने मुझे भर्ती किया, एम.ए. राकेश जी थे, जयपुर के रहने वाले। उन्होंने कहा भाई रामफल तो ये आ गए, अब ये तेरी किस्मत, वरना रामफल ही रहता तू। तो अपने 3-4 नाम दो। अच्छा। जो आपको पसंद हो। तो श्री कृष्ण भगवान का जो खेती का नाम है, कृषक का नाम वो किशन है। अच्छा। तो मैंने उसको किशन भाई के नाम से एक ऑप्शन दी पहली, और 2-3 दी, तो उन्होंने किशन भाई कहा कि आप किशन भाई के नाम से बोलेंगे। लेकिन लोगों के आशीर्वाद से मुझे बहुत से लोग पहले जानते थे, क्योंकि मैं नेशनल लेवल पे ड्रामा करता था और इतने आते थे, आधे रामफल भाई कहते थे, आधे किशन भाई कहते थे, वो चलता रहा। फिर जब वो रिटायर हो गए रामफल भाई, तो मैं उनके घर गया। मैंने पूछा कि क्या अब मैं ओरिजिनल रामफल भाई बन जाऊँ? तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे बड़ी खुशी होगी। बहुत स्नेह करते थे और बहुत सिखाया उन्होंने, और बहुत स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। और नारनौल में आजकल वो रहते हैं, रोहतक मकान है वैसे उनका। अच्छा। बेटे के पास वो रहते हैं। अच्छा। तो ये बहुत सारा कन्फ्यूजन ये था कि आधे मुझे चहल साहब रामफल भाई, आधी जिंदगी आपकी किशन भाई, आधी जिंदगी रामफल भाई हैं। हाँ। तो फिल्मों में भी मैं किशन भाई बनता था। अच्छा। किशन के नाम से हीरो बनता था पनघट वगैरह में। तो ये मुझे भी थोड़ा सा संशय दूर करना था, क्योंकि लोगों का कन्फ्यूजन है। तो लाडो बहन और मुंशी भाई के साथ जो रामफल भाई थे, उनका गांव बहू अकबरपुर है, निवास स्थान उनका रोहतक में, और वर्तमान वो बेटे के पास नारनौल में रहता है। तो कितनी बढ़िया जानकारी दी आपने जी। अब जैसे बाजे भगत जी की जानकारी दी ना जी, ऐसे ही हम अब फौजी मेहर सिंह जी जो हरियाणा के जनमानस के कवि हैं, ऐसे कवि हैं जिनका कहते हैं कि भूतों न वो भविष्यवक्ति वाले कवि हैं। तो आज फौजी मेहर सिंह जी के बारे में आप हमें जानकारी दो। धर्मेंद्र जी, मेरी पहली जो पुस्तक थी रघुवीर मथाना जी के साथ, वो फौजी मेहर सिंह पे थी। वो 1996 में छपी थी। और कुछ होते हैं, मतलब वो कहते हैं भाई ऊपर वाले की कृपा होती है। हाँ। मैं कोई वो नहीं हूँ, लेखक नहीं हूँ, लेकिन कृपा रही कि रघुवीर सिंह मथाना बहुत अच्छे कवि, लेखक, और उससे भी बड़े वो बेजोड़ इंसान कमाल के थे। वो बेजोड़ साहित्यकार तो थे ही,
हरियाणवी भाषा का इतिहास उन्होंने लिखा है जी। और वो एक अद्वितीय प्रयोग है उनका, है जी मेरे पास वो, है ना। तो वो उन्होंने पंडित मांगेराम जी पे एक पुस्तक लिखी थी, तो वो मुझे जानते नहीं थे तब तक, लेकिन वो आकाशवाणी में वही कभी चर्चा होती थी उन दिनों में पुस्तक समीक्षा, तो वो देने के लिए आ गए मेरे पास। जी। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी उनके साथ थे, वो और भी बड़े कवि थे। जी। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह तो एक साधु थे, दुर्गा कॉलोनी में 40 साल एक कमरे में रहे वो। अच्छा। बहुत बड़े साहित्यकार थे। तो मथाना जी ने मुझे पुस्तक दे दी, मैंने जाके पढ़नी शुरू की। तो उसमें एक संदर्भ था कि भाई कुछ रागनियाँ फौजी मेहर सिंह ने भी लिखी हैं, लेकिन उन पे कुछ विवाद है और रेडियो वाले भी उसको रिकॉर्ड करने से कतराते हैं। अच्छा। ये एक टिप्पणी है पंडित मांगेराम वाली पुस्तक में। मैंने उनको चिट्ठी लिख दी, एड्रेस उसमें था ही, मैंने चिट्ठी लिख दी कि भाई मेरे पास 150 रागनियाँ और मैं पिछले 10 साल से इस पे काम कर रहा हूँ और आके आप देख लें। तो अगर और कोई होता तो नाराज हो जाता उस चिट्ठी को लेके। तो वो लेकिन घर आए और मैंने उनको 150 रागनी टाइप बड़ी मुश्किल से करवाई थी कई लोगों से मिलकर, क्योंकि हरियाणवी को टाइप करने वाले नहीं थे, जो बोली के सब थे। खैर वो मैंने उनको दे दी। तो उन्होंने कहा कि इसको रखो, इसकी तो चोरी हो जाएगी, कोई छपवा देगा। उनका यही तो मैं चाहता हूँ कि और कोई दूसरा आदमी ऐसी टिप्पणी ना करे। और तब के बाद जब तक मथाना जी जिंदा रहे, मुझे छोटा भाई मानते रहे, मैं उनको बड़ा भाई या गुरु कह लो। जैसे फौजी मेहर सिंह को कृष्णचंद शर्मा भाई भी मानते थे और गुरु भी मानते थे, वैसे ही मेरी हालत तक अगर साहित्यिक उसमें क्षेत्र में कोई नाम है, रघुवीर सिंह मथाना उनका गांव था जी। तो वो रहे और बहुत अच्छी उन्होंने वो की। तो जब वो सारी रागनियाँ पढ़ी और देखी तो उन्होंने कहा भाई इनकी ऑथेंटिक कैसे मान लें। मैंने उनको सारी फ़ोटो दी कि हम 10-15 बार हम गए हैं गांव बरौना में, और रघुवेंद्र मलिक उन दिनों में मेरे साथ जाते थे, हम स्कूटर पे जाते थे, और वहाँ जाके एक छोटी सी संस्था बनाई 11-11 रुपये इकट्ठे करके, और वो फौजी मेहर सिंह स्मारक समिति बनी। हवा सिंह दहिया जी उसी गांव के थे तो वो उसके प्रधान बने, और डॉक्टर रणबीर सिंह दहिया बहुत बड़ा नाम है, लेखक साहित्यकार और समाज सेवी और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो वो उनके बिल्कुल दीवार लगती थी डॉक्टर रणबीर सिंह दहिया की। अच्छा। हाँ, जो MBBS MD है ना, उनकी दीवार लगती थी। एक डॉक्टर रणबीर सिंह दहिया और हैं जो उनकी स्मारक समिति के अध्यक्ष भी रहे, वो भी रणबीर सिंह दहिया बरौना गांव के। तो फौजी मेहर सिंह का जन्म जो था वो 1918 में हम मान सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह 16 मिलता है, कुछ जगह 20 मिलता है, लेकिन जो भर्ती की तिथि है उन दिनों में जैसे होती थी उससे उनका 1918 माना जा सकता है। गांव बरौना, जिला सोनीपत, खरखोदा के नज़दीक ही है वो। हाँ जी, मैं गया हूँ जी एक बार जी। और उनकी पत्नी का नाम श्रीमती प्रेम कौर था, और एक ऐसी विभूति वो कहेंगे, माता जी से जब भी मैं मिलता था तो एक अलग से एक अनुभूति होती थी कि ऐसे ऐसे त्यागी लोग हैं। 24 साल की उम्र में शायद फौजी मेहर सिंह जी चले गए विधवा हो गई थी, और देखो कितने सत के साथ उन्होंने 82 या 92 साल की उम्र तक वो जी हाँ सत और तप पे खड़ी रही थी। जी हाँ, लत्ता नहीं ओढ़ा, क्योंकि वो जो देवर थे वो काफ़ी छोटे थे। तो जो भूप सिंह, और अपनी बहन के साथ देख लो रही है, बहन के साथ रही हो, तो उनके जो भाई थे भूप सिंह और कंवर सिंह, वो काफ़ी छोटे थे, उनको उसी तरह से स्नेह से रखती थी, और वो बहन के साथ रही पूरी उम्र, ना कोई लत्ता उड़ा ना कहीं गई, और निसंतान रही वो, और एक साध्वी का तपस्वी का जीवन उन्होंने जिया। तो बीच में बात आ गई कि मैंने उनसे एकदम यूँ पाँव का हाथ लगा के पूछा कि ताई जी एक बात बताओ, फोटो बनवाना हमने किस तरह की शक्ल के थे। अच्छा। उसका जो जवाब आया कमाल है। कहने की बेटा, आज जैसा जमाना नहीं था कि पति पत्नी आमने सामने बैठ के बात कर लें और तुम इकट्ठे बैठ के रोटी खा लो। वो जमाना कुछ और था, 1940 पहले देखा ही नहीं था। और बोला बस वो 3-4 दिन रही थी मैं, मतलब उनके साथ, और अंधेरे उजाड़ में मिला करते, कभी आमने सामने उतनी कि एक तस्वीर बन जाए, वो छवि नहीं। देखो तो कितना मतलब बनी नहीं। तो ये मतलब इस तरह के वो थे। तो फिर खैर उनके भतीजों को, भतीजी को, उनके भाइयों को सबको बिठा के और सबके फ़ोटो लेके, और फिर जो है ना वो कुरुक्षेत्र से उनका मैंने एक स्केच बनवाया फौजी मेहर सिंह का, क्योंकि कर्नल भूप सिंह थे बरौना गांव के, बहुत ही आदरणीय,
तो उनको मैंने कहा जी कर्नल साहब हमें उनका डेट ऑफ बर्थ और फोटो चाहिए जी। तो 2nd जाट रेजिमेंट बरेली को उन्होंने चिट्ठी लिखी कर्नल साहब ने, तो वहाँ से जवाब वो सारी चीज़ें आ गई, चिट्ठी में सब चीज़ें हैं लेकिन फ़ोटो नहीं मिला उनका। तो फिर वो स्केच बनवा के और फिर वो किताब पे पुस्तक पे हमने छापा। उसके बाद वही फोटो फिर थोड़ा सा बदलाव के साथ, क्योंकि उसको ऑथेंटिकेट किया फिर कृष्णचंद्र सिसाना निवासी ने। वो लंबे समय तक 1937 से और 45 तक उनके दोस्त थे, वो भाई थे, दोस्त थे, बराबर के कवि थे और उनका इतना सम्मान करते थे कि गुरु भी मानते थे। तो इस तरह का सम्मान था। और आखिरी समय में मांडले के हॉस्पिटल में पंडित कृष्णचंद्र शर्मा ही साथ थे। अच्छा जी। हाँ, कुछ लोग आरोप लगा देते भाई ये रागनी उनकी नहीं है, उनकी। मैंने जो रागनियाँ कलेक्ट की, इकट्ठी की, वो सारी ऑथेंटिक इसलिए है कि मैं एक ओपनिंग कली जो पहली लाइन है वो बताता था, तो उसके भाई सुना देते थे पूरी रागनी, या उनके एक साथी थे लच्छीराम खलीफा, बाग बेर के बाग में बैठते थे उधर एक रजभाया बरौने से आगे, तो वहाँ मैं जाता था 2 किलोमीटर, वहाँ स्कूटर भी नहीं जाता, पैदल जाता था। तो वो मैं उनको एक सुनाता, वो आगे पूरी रागनी सुनाते, उसी को मैंने लिया है। फिर रही सही कमी पंडित कृष्णचंद्र शर्मा नादान ने निकाली, एक रागनी को छोड़ के। अच्छा। हाँ, उन्होंने पूरा बताया कि भाई हाँ ये उनकी है, ये उनकी है, ये उनकी है, उसी को मैंने पुस्तक में लिया। और ऐसा संयोग रहा कि पहली उसकी जो विवेचना कहेंगे उसको हम, या उसका जो किया छंद विधान कैसा है, उसमें बिंब कैसे हैं, योजना कैसी है, बिंब योजना कैसी, वो सारा काम रघुवीर मथाना जी ने किया जी। मुझे उस समय तक ज़्यादा आता नहीं, अब भी नहीं आता, लेकिन अब तो आप जैसे लोगों के सानिध्य से कुछ सीख पाए। और लेकिन तब नहीं आता था बिल्कुल भी, सिर्फ रागनियाँ संकलित करना। और टेप रिकॉर्डर पे बाबा थे एक मदानपुरी, तो यहाँ रोहतक में आ जाते थे कई बार। तो मेरे को किसी ने बताया कि इनके पास कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो और किसी के पास नहीं है। तो मैं उनके पास गया तो बोले भाई यूँ नहीं दिमाग चलता, कुछ सेवा पानी करो। अच्छा। तो खैर वो सेवा पानी करी उनकी। और फिर उन्होंने कुछ खासतौर से बहरे तबील, अच्छा, वो उन्होंने सुनाई मुझे। तो मेरे पास ये सुविधा ये थी कि टेप रिकॉर्डर था। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक रागनी को लिखने में तो आधा घंटा लगेगा, लेकिन आप उसको अगर बोल दोगे तो 3 से 4 मिनट में रागनी को रिकॉर्ड हो जाएगी। मैं फुर्सत में आराम से उसको जो है ना सही उसकी शब्दावली के साथ उसको लिख लेता था, तो उसमें त्रुटियां कम होती हैं। तो ये इस तरह से अगर हम करें, उनके जीवन का जो शुरुआत हुई गायक के रूप में कहूँगा, तो वो बहुत छोटे से थे, तो पंडित लक्ष्मीचंद का सांग उन्होंने देखा और उनकी रागनी एक बार सुनने के बाद कंठस्थ याद होगी उनको और वो उनको गाने लग गए तो सुनने वालों को मजा आने लग गया और उनकी मित्र मंडली इकट्ठी होगी, एक ग्रुप सा बन गया, जैसे टोली बन जाती है। खरबूजे चोरी के खानिया की न्यारी टोली पाओगी, कंचे खेलनिया की न्यारी टोली पाओगी, पढ़निया की न्यारी टोली पाओगी। तो गायक और गायकी के शौकीनों की एक टोली सी उन्होंने बना ली। बाल्टी ले लेते थे, उसका कड़े पे ट्यून निकाल लेते थे, माचिस पे ट्यून निकाल लेते थे, फिर गढ़वे पे ट्यून निकालने लगे। तो उन्होंने लिखा है 6 साल गाड़ा मांडा, 8 साल पढ़ाया, 4 साल थारी भैंस चराई, 2 साल हड़बाया, फिर फौज में भर्ती हो गया, कुछ ना खिलाया खाया। तो 6 और 8 14 और 2 16, तो इस तरह से 4 साल 20, तो 18 19 साल की उम्र में भर्ती हो गए थे सन 1937 में जी। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि एक मेहर सिंह और थे, एक्चुअल में फौज में लाइन में वो खड़े हुए थे। अच्छा। और वो चिट्ठी इनके घर आ गई। वो चिट्ठी, कहते हैं उनके पिताजी बड़े तंग थे उनसे। तंग इसलिए थे कि वो काम धाम तो कुछ छोड़ के और अपने 2-2 3-3 तक गायब रहते थे। एक दिन आप वाली किताब में कहीं प्रसंग लिखा हुआ है कि कहीं वो पिताजी ने खेत जोतने भेज दिया उनको, बैल दे के, बोले तू हड़बा क्या, और खेत में वो हड़जा से बाने लगे, आस पड़ोस से आ गए, बोले मेरे रागनी सुना, मेहर सिंह रागनी सुनाने लग गया, शाम होगी। तो उसके भाई ने देखा कि अब तक तो आ जाना चाहिए था, वो देख के गए तो बैल उसमें खेत में जुड़े खड़े और वो रागनी सुनाने लग रहे थे। तो इस तरह के थे वो। मुझे बताया कुछ उनके जो पुराने मित्र थे, बहुत सारे मिले बरौना के, अब नाम नहीं ध्यान आ रहे, कि उनको टेटुआ नहीं था। हमारी जो हड्डी निकलती टेटुआ बोलते हैं ना, ये नहीं था। तो यही हमारी आवाज को खराब करता है, यही भारी बनाता है, मर्दानी आवाज बनाता है। अच्छा। लेकिन एक उम्र के बाद यही खराब करता है। जब गला फटता है गायक का, इसी टेटुए की वजह से फटता है। अच्छा, उनका था नहीं है वो वो टेटुआ था ही नहीं, प्लेन गर्दन थी, बहुत लंबी गर्दन थी और प्लेन गर्दन थी। तो इसका
वो किसी भी सुर में गाते थे तो आवाज़ नहीं फटती थी। मिठास इतना था जैसे मिश्री घोल घोल के आवाज़, और सुरीले थे। और जो आपके उनके पिताजी की बात की ना आपने, तो उन्होंने खुद लिखा है, मेर सिंह बाड़ेपन में रह ली, उसते पाछे बिपता सहली, और गावन ते तो पहली तने घर के छोया ना कर दे, आज मरिया बताऊँ से। कि उसको मान लिया था कि मैं मारी ओर का तू मर लिया, कि मैं काम धाम तो। ब्रिटेन ने भी धोखा किया था ना जी, ब्रिटेन ने उनको मृत घोषित कर दिया था। वो सभी को किया था, ये वाला वो करते हैं वो बात कि सन 37 के साल में अड़गे करम अगाड़ी, भर्ती हो गया छोड़ खेत ने जाके देखी पाड़ी, लाने का कोलू पो का पाड़ा बाज्या करती जाड़ी, और मेर सिंह ने हड़ जोड़ा काटे ही छोड़ झाड़ी, और चुग चुग बाड़ी हाथ पाट गई काशी के डोडा में। खाली जब हम कपास को चुगते हैं ना, वो डोडे का जो नुकीला हिस्सा होता है वो सारे हिस्से को खाली को कांसी बोलते हैं कि चुग चुग बाड़ी हाथ पाट गए ट्रेन कांसी के डोडा में, और सासू ने घर तक काटी दे के झूठे ओडा में। ये अंजना पाउन के किस्से से उनकी रागनी है। देखिए उनकी एक खास बात और थी कि 3 कली वो गाया करते, मान लो राजा रानी की या देशभक्ति की या उसकी, चौथी में वो अपने घर गांव और खेत मालिया यही मेर सिंह की पहचान थी कि आखिरी तक वो अपने सारी दुनिया घूम के घर पहुंचे, परिवेश को नहीं भूले। और उन्होंने खुद ही कहा है, कहे जाट तू डूम हो लिया बाप तेरा बहकाया रहे, देश नगर गांव छूट गया कित का गाना गाया रहे, कात्तिक की पूर्णमासी ने गढ़ गंगा जाया करते, जितने छोरे यार बास थे फेटने आया करते, और वो उन्होंने चांदनी चौक का नाम लिया, खंबे नीचे रागनी गाया करते। तो मेर सिंह का खंबा बोलते हैं आज भी, चांदनी चौक में कोई खंबा था। अच्छा। उसके नीचे ही सारे इकट्ठे हुआ करते यार दोस्त, और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग जिसको आज हम कहते हैं कि भाई उसको सोशल मीडिया का दौर नहीं था जी वो। हाँ, तो ये इस तरह से। तो 2nd जाट रेजिमेंट में बरेली भेज दिए भर्ती होने के बाद 19-20 साल की उम्र में, और वो तुरंत रागनी बना के गा देते थे। खास बात ये थी। और देशभक्ति पैर के कवि बोलते हैं जी। हाँ, आंसू कवि। एक तो देशभक्ति और एक विरह तो उनके जीवन में थी, और देशभक्ति वो फौजी थे, INA में भी रहे वो, उसका भी जिक्र करूँगा कि चलते वो अपनी प्रेम कौर के संबोधित करके कहते हैं कि बज्जर कैसा हृदय करके पकड़ काजा थाम लिए, रणभूमि में जासूं गोरी मेरी राम राम लिए। किसान के बारे में लिखा है, देख रोंगटे खड़े हो गए मेरी छाती धड़के, और गरीब किसान की जिंदगी के ऊपर बीतते से मर पड़के। अब लोग जिक्र करते भी हरियाणवी है कि नहीं, असली हरियाणवी है कि नहीं, ठेठ हरियाणवी। मेर सिंह की जो भाषा थी उसमें इतना प्रवाह, इतना बहाव था जी कि आदमी उसको बीच में छोड़ ही नहीं सकता था। और जहाँ तक भाषा की बात है, देखिए कि सरवर नीर के किस्से में राजा अम्ब सरवर को तो चंबल नदी पार करवा देता है, और उल्टा नीर को लेने के लिए आता है तो पैर डगमगा जाते हैं। तो उस समय की कवि कल्पना देखिए, सब देखिए कितनी भाषाओं के इसमें, और हरियाणवी ठेठ। अम्ब वापिस जुदाया पैर आगे बढ़ाया, बीच दरिया के आया तो कजा शीश छाई। अम्ब वापिस जुदाया पैर आगे बढ़ाया, बीच दरिया के आया तो कजा शीश छाई, मेरे लखते जिगर हो किसके मंतजर, तुम्हारा डूबा पिधर ना पार बसाई। क्या बात है। कभी घर था लाखों मालो खजाना, जिसका नहीं था कुछ ठिकाना, था साधु का बाना अलख आ जगाई। राज सारा लिया ताज न्यारा लिया, दे दी हमको गदाई। और उसी में देखिए दूसरी उसका स्वरूप, जब वो फिर मिल जाते हैं दोनों भाई, तो भूख लग रही है इसको, तो ये करें, सरवर समझाता है उसका कि माँ के जाए वीर विपत में रोया ना करते, भाई ये दिन तो सब माँ से। आखिरी में कहता है कि देख के दूसरे की खीर, नीत डबोया ना करते, टू काज मर पड़ के था। कितने तो इस तरह का जो उनका वो था। सत्यवान सावित्री में देखिए जो गुंडियों की बात हमने बाजे भगत जी की में की, तो ये भी वैसे गुंडी डालते थे। क्यों गेर है भंग रंग में, सत्यवान को जब सावित्री कहती है मैं तेरे से शादी करना चाह रही हूँ, जब सत्यवान का जवाब है कि क्यों गेर है भंग रंग में, मैं हूँ मुफलिस ढंग में, मुझ निर्धन के संग में तेरा गुजारा नहीं है। अब भंग रंग ढंग संग ये सारे ये गुंडियाँ हैं इसकी।
अब उसके बाद जो है वो फौजी मेहर सिंह, जैसे मैंने बताया कि सन 37 में भर्ती हो गए, ट्रेनिंग वगैरह हुई, तो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने के लिए गए जी। और वो मांडले में चले गए वहाँ जी। वहाँ एक सिंगापुर डाउन कहते हैं जिसको, फौजी भाषा में सिंगापुर डाउन कहते हैं, कि ये सारे के सारे पकड़े गए वहाँ। पकड़े गए जी। रास बिहारी बोस जी ने वहाँ जाके और उनको हिंद सेना बनाई थी। हिंद INA, हाँ जी। हाँ वो बाद में कन्वर्ट हुई है वो। हाँ, हिंद सेना INA में फिर कन्वर्ट हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो संभाल लिया उन्होंने। उन्होंने उनको संभाल लिया। और एक बार मुझे कृष्णचंद्र शर्मा जी नादान सिसाना वालों ने बताया कि भाई पूरी रात नेताजी ने मेहर सिंह की रागनियाँ सुनी, पूरी रात। उनकी तो जी वो एक रागनी तो अक्सर हम बरसन लागे फूल बोस पे हाथ हाँ, टाइट लगता है। हाँ। तो ये जो है ना, तो उनका जो संकलन मैंने 10 साल में लगभग किया। और क्योंकि उस समय इतनी वो नहीं थी जो आजकल कुछ लोग कहते हैं ये उसकी नहीं है, उसकी नहीं है। छाप का तो ईब ज्यादा ईब रोड़ा मचा है जी। पहले तो मन लगा एक दूसरे की खूब गाया करते, कोई बिना। एक बात और है, मैंने जो लिखी वो आप कह रहे वो ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन आपके पास क्या ऐसी पावर है कि जो आप कह रहे हो आप वो ऑथेंटिक है। मैंने कह दिया रागनी मेरी है, आपने मान लिया। ये तो विवाद बढ़ाने वाली बात है। उसमें फायदा है कुछ लोगों को। एक जो कवि है जिसका नाम बहुत बड़ा है, उसके कुछ चेले चपाटे दो को भिड़ा देते हैं। ये कहते ये उसकी है, ये उसकी है। हम दोनों भिड़ गए तो दोनों का कोर्ट में केस चला गया, या कहीं लिख दिया भाई इसकी रागनी नहीं है, ये उसकी रागनी है, दोनों की रागनियाँ बंद, वो फिर आगे रह गया। तो कुछ इस तरह का एक ये चल रहा है। लेकिन ये देखिए लोक साहित्य में 2-3 बातें होती हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने जी, चल दी बात में याद आ गई जी, जब मैं ये आपकी किताब पढ़ रहा था इन पे, तो उसमें लिखा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जब उनकी रागनी सुनी तो उनकी ड्यूटी ये थी, आगामी पार्टी में थे वो, एडवांस पार्टी उसमें बोलते हैं। मैं वही बात करने वाला था कि एडवांस पार्टी में ड्यूटी लगाई। वो जितने फौजी वहाँ पे थे उनको पहले जाके एक दिन पहले एडवांस पार्टी जाती थी, उनको रागनी सुनाते थे, भर्ती होने के लिए प्रेरित। जैसे यहाँ पंडित दीपचंद जी करते थे ना फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो उसी तरह से वो प्रेरित करते थे। और सारे का सारा देखिए कि वो लगभग 3000 लोग तो हरियाणा से थे उसमें। हाँ जी, INA में। तो वो सारे के सारे INA में भर्ती हो गए। INA वालों ने शुरू में तो जेल में थे ये जापान की, फिर उसके बाद ये भर्ती हो गए। तो वहाँ से फिर इन्होंने अंग्रेजों की तरफ से लड़ने गए थे, फिर ये अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े। और फिर इन्होंने जैसे अपना एक छोटा सा टुकड़ा ज़मीन का लेके और अपना झंडा लगा के और पूरा मतलब स्वतंत्र भारत घोषित किया था जी, है ना। और बर्मा के रेडियो से इन्होंने प्रसारण किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। हाँ जी। तो वो पहली सरकार तो वो थी जिसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह और सुभाष चंद्र बोस थे। बिल्कुल जी। तो पहली सरकार तो इन्होंने वहां से बना दी थी, और कुछ देशों ने तो उसको मान्यता भी दे दी थी। तो ये इस तरह फिर ये क्या हुआ कि सारे के सारे जब ये इकट्ठे वो हुए आखिरी में, तो इनको 31 दिसंबर 1944 को सबको मृत घोषित कर दिया गया। टेलीग्राम जो आए वो कुछ लोगों के पास थे, यहाँ तो नहीं मिला। मेहर सिंह जी की तो मैंने वर्दी को छू के देखा। अच्छा। उनके घर में थी, उनके मेडल मैंने मेरी पुस्तक में छापे, उनके भाइयों की फोटो छापी है। और पंडित कृष्णचंद्र सिसाना वाले वो तो बहुत फिर ऐसे जुड़ गए जैसे बेटा ही मानने लगे मुझे। अच्छा। वो एक रागनी का जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि मैंने कहा ये दादा रागनी जो है ना कुछ जची नहीं ये फौजी मेहर सिंह की होगी। बोले क्यों? मैंने कहा ये विचार 45-50 साल के बाद आते हैं, इतने मैच्योर विचार जो है ना। और वो तो 27-28 साल की दुनिया से चले गए, शहीद हो गए। बोले ना उन्हीं की है, हल्की सी आंबरी। जैसे आप कहोगे चाय पियोगे ना, मतलब मेरा इसका बना ले दिल तो कर रहा है। तो उन्होंने ऐसी सी आंबरी और मैंने वो छाप दी। मैंने फिर पंडित कृष्णचंद्र जी ने बहुत लिखा उसके बाद, कई साल के बाद, तो मैंने उनका आपकी पुस्तक छापूंगा। तो वो रागनी फिर आई, तो मैंने कहा दादा ये तो उसमें छप ली। कहता थी तो मेरी है, लेकिन हम तो मतलब भाई थे तो हम इस तरह का वो नहीं करते थे। अच्छा। तो मैंने कहा आगे तो लोग कहेंगे कि भाई ये एक ही रागनी 2 गायकों की। कहता ना, इसको मेरी किताब में तो मेरी परमिशन है ही, और उसमें मैंने कह के छपवाई थी।
तो वो एक कई बार इस तरह का भी हो जाता है, लेखकों के साथ बड़ी समस्या रहती है। वो रागनी थी, अश्क बिन इश्क, इश्क बिन आशिक, आशिक बिन संसार नहीं, श्रम बिन लिहाज, लिहाज बिन मतलब, मतलब बिन कोई यार नहीं, धन बिन दान, दान बिन दाता, दाता बिन जर सुनना है। तो इस तरह की थी। तो वो बहुत मतलब एक ऊंची उसमें थी जी। हालांकि फौजी मेहर सिंह ने भी बहुत कुछ लिखा है, घूम लिया, देख लिया सारे के फिर के सच्चा भगवान मिलाना, है ना। तो वो हकीकत राय के किस्से में उन्होंने ये लिखा है। तो 3-4 चीज़ें जो उनकी औरों से अलग थी, जो उनको बेजोड़ गायक बनाती थी, वो एक तो प्रवाह, भाव ऐसा था कि कहीं वो इस बारे में उलझते नहीं थे जी, है ना। यारी यारी हो से साझे की हो कोई नीर भरणिया, जी, है ना। एक कृष्ण था यार सुदामा का, टोटा दूर करनिया, और राणा को सब कुछ दे दिया, भामाशाह था बढ़िया। तो वो हर मौके पे लिखते थे, और वो लिखते थे फिर ऐसा सरल सहज प्रवाह, धारा प्रवाह जिसको गाया जा सके। और उनकी रागनी गाने में जो मजा आता है ना, वो फिर इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हो गए। बाजे भगत जी के साथ एक दिक्कत थी कि वो बहुत ऐसी रागनियाँ लिखते थे कि उसमें बहुत जोर पड़ता था, और उनको गायक इसलिए नहीं गाते आज कि वो पेट में जान ही नहीं है, आँख की इकट्ठी हो जाती है बाजे भगत की रागनी गाने में। और फौजी मेहर सिंह की रागनी जैसे पानी पे मुर्गाई तैर रही है, इस तरह से चलती हो। तो इसमें और कुछ पूछिए जो प्रश्न हो। इनकी जो पत्नी थी प्रेम कौर जी, जी प्रेम कौर जी के जब ये 17 साल के थे तब इनका ब्याह हुआ जी। तो इनके ब्याह का भी एक किस्सा है, शायद इनके ससुर ने इनको रागिनी गाते हुए सुना था। हाँ हाँ, ये भी था। तो मतलब वो देखिए कि बहुत लंबा चौड़ा वो एक जिक्र है कि भाई किस तरह से बैली में, और इनके जो यार बास थे उन्होंने कही थी तेरे ब्याह में मोटर ले आवांगे, वो नहीं लाए। तो फिर उनके ऊपर भी उन्होंने कहा मेरे ब्याह में मेरा एक दोस्त लारी लेके आओगा। हाँ, तो वो आया नहीं। हाँ, आया नहीं तो इनके पिताजी ने कहा भाई तो लारी तो आई नहीं तेरी मेहर सिंह। तो उन्होंने रागनी बनाई, बीर बाणिया पुलिस ड्राइवर नहीं किसी के प्यारे, भीतर लेका भेद नहीं दे मिठे बोलने सारे। ये रागनी उन्होंने उस समय बनाई। वो कह रहा हूँ आंसू कवि थे वो, और वो जब भी कोई इस तरह की बात देखते थे, वो कद के रुक की देरी रोटी खा ली आड़ी, फिर खेत में बाली आड़ी। तो वो ऐसे ही मतलब वो उसमें गाते थे। उनके गुरु कौन थे मेहर सिंह जी के? पंडित लक्ष्मी चंद को मानते थे। देखिए उस समय पंडित लक्ष्मी चंद का दौर था जी, और वो ऐसा दौर था कि सब कुछ उनके नीचे दब जाता था, क्योंकि वो शुरू में बहुत श्रृंगारिक लिखी पंडित जी ने, लेकिन बाद में बहुत अध्यात्म लिखा, और सारे पुराणों को उन्होंने अपने थे वो। हाँ, महाभारत को और गीता को और रामायण को और सब कुछ उन्होंने, पुराणों को सब कुछ अपने उसमें लिया। तो इनके पिताजी ने इनसे वतन ले लिया था। आपने मुझे याद दिला दिया, मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैं जब छोटा था, 6ठी 7वीं 8वीं में रहूँगा, तो एक पाड़ी थे हमारे यहाँ, तो वो 30 रुपये महीना पर उन दिनों में थे। तो वो रागनी गाते थे बड़ी अच्छी। तो मैं एक दिन उनकी रोटी देने गया छुट्टी के टाइम के बाद, तो रागनी गाते सुन ली और मैं उनके साथ बैठ गया। तो मेरे को भी आनंद आने लगा। रोज़ माँ ने कहता माँ रोटी में दे के आऊँगा पाड़ी की। बड़ी में भैंस रोक लेते थे, चरा के लाते थे, बड़ी में रोक लेते थे। तो 4-5 दिन के बाद पिताजी ने मेरे ने महसूस किया भाई रोज़ रोटी लेके जाने लगे, कुछ बात है। पीछे पीछे गए, उन्होंने मुझे देख लिया कि उनके साथ टेक में ला रहा मैं। अच्छा होता थोड़ा मौका दे देते तो रागनी गायक में भी होता, लेकिन वो फिर बोले भाई तेरा बाबू आ गया, वो घीसा पाड़ी बोले भाई तेरा बाबू आ गया, तो मैं भाग लिया। वो भागे पीछे, लेकिन मारने कभी हाथ नहीं लगाया मुझे मेरे पिताजी ने। तो आगे बिठा के समझाया भाई जितने ये रागनी गानी है तो 1 रुपया रोजगार, 30 रुपये महीना, 1 रुपया रोजगार जुत्ती लगता, इसको क्यों दे, तू ही चला ले अगर भैंस। मैंने कहा गलती होगी, बोला आइंदा तू रोटी लेके भी नहीं जाएगा, कभी गाना भी मत। तो मैंने कभी नहीं गाया, और कुछ लोगों को शायद बुरा लगे, शायद एकमात्र ऐसा कलाकार हूँ जिसने 40-45 साल स्टेज पे हो लिए जिसको गाना भी नहीं आता और गाता भी नहीं। अब इसमें छुपाव कुछ और है। बताते हैं कि आप माटोंडी गांव में सांग कर रहे थे लक्ष्मी चंद जी, और मांडोठी, हाँ माटोंडी में, हाँ। और वहाँ पे मेहर सिंह जी ने उनको कहा था जी पंडित जी आप मेरे गुरु बन जाओ। तो उन्होंने कहा भाई सांग चल रहा है और ये मौका है तेरे पास, अगर तू मौके की रागनी बना के सुना देगा तो मैं तुम्हें अपना शिष्य मान लूँगा। और उस दिन वहाँ उन्होंने साई लकड़ारे का सांग चला हुआ था, और मेहर सिंह जी ने उस दिन मौके की कविता सुनाई थी।
पहलम ते मैंने जान नहीं थी, तन्ने के अटखेड़ किया, तने के अटखेल किया, ए डूब गई बेउदी, ए बेउदी डूब के मर जा, क्यों कंगले के संग मेल किया, कंगले संग मेल किया। मेहर सिंह कर भजन हरि का, फिर दुनिया तय जाइए, दो रोटी का काम करे जा, और बता के चाहिए, लक्ष्मी चंद तू साच बताइए, यो छोरा क्यों फैल किया। और ये रागनी उन्होंने कभी, देखिए पिताजी को वचन दिया था, गले लगा लिया था लक्ष्मीचंद जी ने। हाँ, नंदराम जी उनके पिताजी थे, उनको वचन दिया था भाई नहीं गाऊंगा, हाँ। मतलब सांग नहीं करूंगा, सांग नहीं, वो कहे जा बोले आजा मेरे बेड़े में, बोला जी मैंने तो अपने पिताजी ती वचन दे रखा है, तो बोला मैं गुरु तेरा करया, बाकी तू गा खोज कर। कई बार चले जाते थे। एक बार उनके सांग में चले गए तो सांपला की बात बताते हैं, तो कहने लगे जी मेहर सिंह आ गया, मेहर सिंह आ गया, उनके चलो, बोला के अलखपुरिया छाजूराम आ गया। फिर उन्होंने अपने ढंग से टिप्पणी करी, तो मेहर सिंह ने क्या किया कि थोड़ी दूर जाके बंद भागे गढ़वा वहाँ गाना शुरू किया, और इतने जोर से गाया कि फिर वो काफ़ी भीड़ में खलबली मच गई। तो पंडित जी ने कहा अपना चेला कोई बात नहीं, फिर वो उनको बुलाया, फिर गाया। बड़े बड़े हृदय के लोग थे वो, उस तरह का नहीं करते थे आज की तरह गोली चलवा दिया कुछ। अच्छा फौजी, मेहर सिंह जी के शिष्य कौन कौन थे? इनके सहयोगी कह लो, उनको शिष्य कह लो, कृष्णचंद सिसाना वाले थे, तो वो इसको मानते थे। मुरथल के जागेराम जी, ये इनके साजिंदे थे बेसिकली। अच्छा, मातन निवासी शेरा, हाँ ये साजिंदे थे इनके, उनको वो उस तरह के गायक वो भी नहीं थे। और परंपरा देखिए धर्मेंद्र जी, जब कोई शिष्य चलते हैं ना जी, पंडित लक्ष्मीचंद ने बेजोड़ गाया, लेकिन उनके और वैसे उस परंपरा को आगे चलाने के लिए 1945 से 1967 तक पंडित मांगेराम जो हर बात में उनका नाम लेते थे, तो गुरु अमर तब हो जाते, जो उनके चेले आगे चलते रहे। पंडित मांगेराम के चेले फिर लक्ष्मीचंद बम्बे वाले हो गए। तो जब प्रणाली जब चलती है ना तभी उनका रहता है। तो इन्होंने उस तरह से कभी चेले नहीं बनाए, ये इनके सहयोगी थे, गढ़वा बेंजू और इस तरह के वो सीख के वो गाते रहे, वो सीख के वो गाते रहे, तो ये मानते थे उनको गुरु। अच्छा जी, इनकी शहादत 1944 में इनको मृत घोषित किया गया था। 31 दिसंबर 1944 को अंग्रेजों ने टेलीग्राम भेज दिया कि वी डोंट नो वेयर अबाउट, हाँ, इन आवर ओपिनियन ही इज डेड। और आईएनए के रिकॉर्ड, और इनके साथी थे बल्लेराम कुआड़ जी। जी जी। और उनके अनुसार इनकी शहादत 1945 में हुई थी। 5 मार्च 19, मैं बताऊंगा इस बारे में, 5 मार्च 1945 को मांडले के हॉस्पिटल में इनका शरीर पूरा हुआ जी। और संग्रहणी वहाँ क्यों था, पानी जो था ना वो बहुत ख़राब था, तो लगभग आधी सेना आईएनए की वो पेट की बीमारियों से पीड़ित होकर, और डाइसेंट्री जिसको आज की भाषा में कहते हैं, संग्रहणी थी। तो वो पेट में वो कीड़े इतने हो गए थे कि मतलब वो है, तो ये हॉस्पिटल में मांडले में भर्ती हो गए। पंडित कृष्णचंद नादान जो है सिसाना वाले, वो आखिरी समय में इनके साथ थे। अच्छा, तो वो उन्होंने मुझे सारा, कहते हैं हवाई हमले का शिकार हो गए थे वो, ऐसा भी कहते हैं। नहीं, वो हवाई हमले तो वहाँ हो ही रहे थे लगातार, लेकिन वो संग्रहणी भी हो गई थी। और उनको जो मुखाग्नि है वो चौधरी बल्लेराम कुआड़ जी ने दी थी, ऐसा ही। हाँ, साथी थे उनके। हाँ जी, ये साथी थे क्योंकि आईएनए में थे सारे के सारे। ये तो अभी कोई मुलायम सिंह यादव जी ने ये किया कि अगर मिलती है किसी भी तरीके से तो फौजी की डेड बॉडी, पार्थिव शरीर उसके गांव में आए, घर में आए, वरना उससे पहले ये रिवाज नहीं था कि ये मुलायम सिंह यादव जी ने ये शुरुआत की और फिर ये कारगिल वार में इशारा। तो एक बहुत सम्मानजनक ये बात है अब हमारी सेना के लिए। समझपुर गांव में चौपाल बन रही थी जी, उसका किस्सा भी सजा है जी जी। और चंदा करने के लिए सांगी बुला रखे थे बहुत ज़्यादा, और सांगी बीच में छोड़ के चला गया। तो गांव के लोग आए मेहर सिंह के पास, भाई गाना पड़ेगा तने हमारी चौपाल बन जाएगी। तो मेहर सिंह ने कहा मेरे बाबू ने मैं ईक का रुखाड़ा बिठा रखा हूँ, जय हम बदले में कोई रुखाड़ा दे दो तो मैं गा लूंगा। वो बदले में रुखाड़ा दे गए, उसने ले गए। अब वो रुखाड़ा थोड़ी देर तो बैठा, वो भी आगे रागनी सुनने लग गया और वो ईक तो गाया ना उजाड़ दी। हाँ, और उनकी चौपाल जरूर बन गई। हाँ, तड़ गए, फिर इनकी पिटाई गई कि भाई तू कितने तो मतलब तना हाड़ी भेजा उड़े कामयाब नहीं, पाड़ी भेजा उड़े कामयाब नहीं, रुखाड़ी भेजा उड़े कामयाब नहीं, ना हाड़ी ना पाड़ी ना रुखाड़ी। सही बात है। एक और किस्सा पृथ्वी सिंह बेधड़क जी का संजोया हुआ है जी किताब में। पृथ्वी सिंह बेधड़क जी आए हुए थे गाने के लिए, तो बोले रहे थारा गांव में बरोड़ा में भी कोई गायक है के? तो ये बाढ़ की थे उस समय, ये बात है 13-14 साल के रहे होंगे। तो उन्होंने इनको बुला लिया गांव वालों ने, बोला रहे ये तो टब्बर है। तो बोला फिर भी चल गा। तो उन्होंने उस समय रागनी सुनाई। उसके बाद पृथ्वी सिंह बेधड़क ने उनको गले लगा लिया था, भाई तू उम्र में छोटा जरूर है पर दुनिया में नाम बहुत कमाओगा। और उनको आशीर्वाद दे के गए थे।
बिल्कुल। बढ़िया थे। देखो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब मेहर सिंह जी अब दोबारा से कितना मतलब उनके बारे में जान रहे हैं तो रोंगटे खड़े कर रहे हैं जी जी। आप ये देखिए कि 1945 55 साल तो 2000 में हो गए, और 24 साल 25 साल ये हो गए, जी है ना। तो 55 और 25 80 80 जी 80 साल तक जिस व्यक्ति को याद रखा जाता हो, जिसकी रागनियाँ प्रचलन में हो, जिसके ऊपर 80 साल के बाद किताबें प्रकाशित हो रही हो 75-80 साल के बाद, और उसको आज भी गायक गा रहे हों और एक सम्मान के साथ जिसका नाम लिया जाता हो, तो अमर तो हो ही जाता है वो आदमी। और एक किस्सा और भी आपने एक बार जिक्र किया था कि रोना गांव के एक आदमी की बेटे की बारात जानी थी डिग्गल में। जी हाँ। तो वो जयदेव नाम की लड़का था जिसका ब्याह था, तो वो इनके घर चले गए मेहर सिंह जी के, बोले जी हमने डिग्गल ले जाना है इनको बारात में, क्योंकि ओड़े की डिमांड है यार कि फेरे नहीं दुआओगे जब हम मेहर सिंह ने नहीं लेके आए। तो आखिरी पहली बार परमिशन इनके पिताजी ने डिग्गल जाने की इनको दी थी, और वो सारी रात गाते रहे इनके डिग्गल। तो बोले जी सवेरा हो गया, अब तो जाओ। बोला ना एक दिन और बारात रुकेगी गांव की तरफ से, 2 दिन रुकी थी बारात। बहुत किस्से हैं उनके, बहुत किस्से हैं, क्योंकि पता क्या कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, वही बात है कि इतने लोकप्रिय थे, इतने इनको गांव वाले होक्का बिगाड़ भी कह देते थे लाड से। होक्का बिगाड़ के उन दिनों में जातिवाद बहुत था। हाँ। तो मतलब एक वर्ग 3-4 वर्ग थे हुक्के के, हाँ। कि भाई एक वर्ग वो है, एक वर्ग वो है, एक वर्ग वो है, तो ये सब का हुक्का पी लेते थे। अच्छा। हाँ, इसका मतलब इनमें सामाजिक चेतना बहुत ज़्यादा स्तर की, राष्ट्रीय चेतना, मैंने कई बार कहा कि राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति की भावना और जो सामाजिक चेतना थी वो कमाल की थी। तो इनको हुक्का बिगाड़ कहते थे, हालांकि आज उसको एक अच्छा सम्मानजनक बात है। उस जमाने में कहते हैं इसका क्या है यार, जिसका हुक्का था जाए उससे वोट मार ले। तो ये कभी इस तरह के वो जातिवाद में और इस तरह की परंपराओं में विश्वास नहीं करते थे जी। और खास बात ये रही कि जो प्यार, जो सम्मान, जो स्नेह लोगों का इनको मिला, उसका उतना ही सम्मान ये देते थे बदले में दिया जी। बदले में, कभी घमंड नहीं अच्छा, किया। इनके प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि इनका संकलन करना बहुत मुश्किल हो गया था, जैसे मैंने अब तो खैर आपने शुरुआत करी, उसके बाद बहुत काम हुए हैं इस बारे में। फिर वो बताया ना मेहर सिंह स्मारक समिति, फिर इतना विस्तार हुआ कि 5 एकड़ जमीन के लगभग द्रोण आपने काम किया, रणबीर मथाना जी ने काम किया, अपने डॉक्टर दैया साहब ने, डॉक्टर रणबीर दैया ने बहुत काम किया, और ये पूरा फिर दूसरे, अभी तो लेटेस्ट आई है, डॉक्टर संतराम देसवाल जी ने काम किया। हाँ, लेटेस्ट जो सबसे, ये आपने जो शुरुआत करी थी उसको आगे बढ़ाया फिर उन्होंने। देखिए 2 डॉक्टर रणबीर दैया हैं, दोनों ने बेहद काम किया और बड़े, अभी भी 15 फरवरी को हर साल वहाँ रागनी कंपटीशन होता है। तो पहले तो किसी की रागनी गाँव ये था, अब जब सभी बाकी के सांगियों के जन्मदिन पे या पुण्यतिथि पे या उनकी याद में जो प्रोग्राम है उसमें वही रागनी गाई जाती है। तो ये एक अच्छी बात भी है। पंडित मांगेराम के यहाँ कोई होता है, तो एक प्रोग्राम में मैं गया भी हूँ जी, 15 फरवरी को मनाते हैं उनका। हाँ, 15 फरवरी को हर साल गांव बरौना में जो स्टेडियम है उन्हीं के नाम से, उनकी मूर्ति बड़ी अच्छी बनी हुई है अब तो। हाँ जी। पहले जो स्टेचू था वो थोड़ा सा किसी और आधार पे बन गया था, छोटा बन गया था। अब वो पूरी एक मूर्ति आदम कद की उनकी बड़ी, लोग प्रणाम करते हैं। हाँ, तो वो जो है ना स्टेडियम, और वो एक ऐसी चीज़ है कि उससे आगे फिर ये जो इनकी रचनाएं है ना, वो ना केवल संरक्षित रहेंगी बल्कि प्रचार प्रसार इनका होता रहेगा। तो सरवर नीर एक किस्सा बहुत बढ़िया है इनका, अंजना पवन, चाप सिंह, हकीकत राय ये पूरे नहीं मिले फिर, है ना। तो ये इस तरह से जो किस्से हैं काफ़ी हैं इनके। और वो जो इसमें फिर फुटकट रागनियाँ बहुत हैं, सत्यवान सावित्री का पूरा किस्सा था इनका, और मुक्तक खासतौर से देशभक्ति के और किसानों के बारे में जो मुक्तक थे वो बहुत ज़्यादा लिखे इन्होंने। मुक्तक ये था कि भाई मतलब जो मौका आया उसी तरह की रागनियाँ लिखते। तो इस तरह से अगर हम देखें कि विरहनामा इनका कमाल का था, और देशभक्ति उससे भी बेजोड़ थी, और जो किस्से लिखे वो भी बहुत अच्छे किस्से लिखे, चाहे वो सरवर नीर का हो, चाहे अंजना पवन का हो, चाहे चाप सिंह का हो, चाहे सत्यवान सावित्री का हो, है ना, हकीकत राय का हो। तो ये सारे किस्से इन्होंने लिखे। और ख़ास बात यही भी, बाजे भक्त जी की तरह ये भी पूरी ज़िंदगी नहीं जिए हैं, बहुत थोड़ा टाइम जिए। ये सारा कुछ ऐसा रहा कि बाद के सांगी तो काफ़ी उम्र जिए। हाँ, ये 2 ऐसे हैं
नहीं 1945 में पंडित लक्ष्मीचंद जी चले गए। कितनी उम्र थी? 1901 की या 1998 की, मतलब जब भी माने तो लगभग 45-46 साल, कोई उम्र नहीं होती। कोई उम्र नहीं होती जी। जब चिंतन जब उसमें मैच्योर होने लगता है, उससे पहले तो ये चले गए इतनी बात, इतनी रचनाएं करके। 36-37 साल की बाजे जी चले गए, और ये 27-28 साल की में। तो लेकिन एक बात कहते हैं, देखिए हमारे पिताजी और दूसरे बुजुर्ग हमारे सारे कहते हैं, भाई पूत के पाप पालने में दिख जा रहे। सतपाल पहलवान जब वो बने हिंद केसरी तो 18-19 साल के ही थे। 16 साल की उम्र में इन्होंने 8-10 कुश्तियाँ लड़के। तो ये जो कम उम्र में स्पीड ज़्यादा कर जाते हैं, उनको या तो पता होता है कि उम्र कम है, या कुछ ना कुछ ऐसी विलक्षण प्रतिभा होती हो कि फिर भी वो अपना काम, सृष्टि ने जो काम उनसे करवाना है वो करवा लेती है ना, कम उम्र में भी करवा लेती है। भगत सिंह जी 23 साल के थे जब दुनिया से। जी हाँ। तो इस तरह से अगर हम देखें, इनका जो अल्प जीवन था वो कमाल की कविताएं, देशभक्ति, देश के प्रति स्वतंत्रता। रामफल जी, आपने बाजे भगत जी के बाद में ये जो हमारा दूसरा वीडियो है फौजी मेहर सिंह जी के बारे में जो आपने जानकारियां दी हैं, मुझे लगता है हमारे हरियाणा के जो दर्शक भाई हैं उनको इससे बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि इस तरह की बातचीत की कमी महसूस की जा रही थी। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आपके साथ रह के है ना इनके बारे में जानने का मौका मिल रहा है। और मेरा सौभाग्य ये है कि क्योंकि मैं लगभग 17वें साल में प्रवेश करने वाला हूँ फरवरी में, कि भाई उस उम्र में आप लोगों की दया से, दुआ से ठीक ठाक। और मेरे पिताजी की उम्र के हो, लेकिन आप लागू हो मेरी उम्र के हैं। और मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि ये 20 आपने 83 में रेडियो में नौकरी शुरू करी जी, और मैं 83 में जामिया जी। चलिए, वो ये कहता हूँ कि भाई इतने कई लाख आपके दर्शक हैं जी, उनसे मुलाकात हो जाती है इस बहाने से ना जी। आपका बहुत धन्यवाद है। और मैं तो उनको हूँ कि जितना भी आपने जीवन में ज्ञान संजोया है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर करके सारा इस पे लेके आऊँगा, क्योंकि एक तो सांगी अपने जितने भी सांगी बहुत काम करे है आपने, एक एक करके सारे सांगियों पे आप वीडियो बनाएंगे ताकि हमारी जो ये जनरेशन है इसको पता लग जाए जी। वचन तो बड़े आदमी देते हैं, मैं तो कोशिश कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक भगवान, मैं हमेशा ये सुबह उठ के कहता हूँ, हे प्रभु और कुछ भी देना, अहंकार मत देना। तो ठीक है, जल्दी मिलेंगे। और शाम को सोते वक्त, हे प्रभु कुछ गलत किया वो तेरा, सही किया वो तेरा, तेरा तुझको अर्पण, मैं सो रहा हूँ। ठीक ठाक संतोष भरी नींद सोते हो आप, है ना। जीवन में भी थोड़ा सा मैं कोई यूँ नहीं है कि बड़ा बोला हूँ, लेकिन संतोषजनक जीवन रहा। और प्रभु ने इतना, या तो मेरी इच्छाएं कम थी या प्रभु ने दिया इतना कि मेरी माँ बताती हैं कि भाई तू पैदा हुआ उस साल गेहूँ पैदा हुए थे गाँव में, उससे पहले गेहूँ नहीं होते थे। अच्छा। सन 56 की पैदाइश है, तो बोला तू पैदा हुआ उस साल गेहूँ हो गए। और प्रभु ने सारी जो है ना वो ठीक ठाक बढ़िया जीवन दिया, और ऐसे ही चलता रहे आप लोगों का सहयोग। बड़े रामफल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जल्दी मिलेंगे रामफल जी के साथ एक और हरियाणा के सांगी पर बातचीत करने के लिए। आप किसी खास सांगी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर देना। मैं रामफल जी से अनुरोध करूंगा कि उनके बारे में आप वीडियो बना के आप तक लेकर आएँ। एक काम आप कर देना बस, ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, ये रामफल जी जो मेहनत कर रहे हैं इस पढ़ाई लिखाई की, और इन्होंने जो जीवन में शोध किया है, ये 2-4 अच्छे जो लोग हैं जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो वहाँ तक पहुँचने चाहिए, आप वीडियो शेयर जरूर कर दिया करें। और पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी परमात्मा भली करेगा सबकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम। सबने राम राम।